यदि आपको बीहड़ की यात्रा का निमंत्रण मिले, क्योंकि यहाँ बिना निमंत्रण के आना खतरनाक है। जब आप गुप्त प्रवेश द्वार पर पहुँचेंगे तो आपका सामना बौने भंडार पहरेदारों से होगा, जिनके जहरीले तीरों की खरोच मात्र से तुरंत मौत। इसके आगे आप पहुँचेंगे खोपड़ी नुमा गुफा में। हो सकता है खोपड़ी नुमा सिंहासन पर मैं बैठा मिलूं आपका स्वागत करने के लिए। जो भी खोपड़ी नुमा गुफा आते हैं उन्हें गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। उसके बाद आपको मुझसे पहले के 20 विताल पूर्वजों की कब्र दिखाई जाएगी। हीरे जवाहरात का खजाना, छोटा कोषागार जो सिर्फ बुराई के खिलाफ लड़ने के काम आता है। 4 शताब्दियों की विताल गाथा मेरे पूर्वजों ने अपने कारनामे इनमें लिख रखे हैं। मुख्य कोषागार अतीत की दुर्लभ वस्तुएं सुरक्षित रखने के लिए विताल के पास लाई जाती रही हैं। राजा आर्थर की तलवार, अलेक्जेंडर का हीरे का प्याला जैसी अनेक वस्तुएं मैं आपको दिखाऊंगा। फिर और रहस्यों का रहस्य, एक बंद दरवाज़ा, क्या है इसके भीतर? इसके आगे मैं किसी को नहीं ले जा सकता हूँ। डायना ने हेलोइस और किट को सुला दिया। देखभाल करने वाली भंडार नर्स को बोला, इनके लंच के समय तक मैं आ जाऊंगी। फिर डायना उस बंद दरवाजे के पास से गुजरते हुए बोली, इस जगह के अलावा मैंने खोपड़ी नुमा गुफा में हर जगह देख चुकी हूँ। रेक्स, तुम कभी इस दरवाजे के भीतर गए हो? रेक्स ने जवाब दिया, नहीं डायना, कभी नहीं। तभी मैं वहाँ पहुँच गया। मैंने बोला, परंपरा सिर्फ विताल के भीतर जाने की है, पर तुम दोनों के लिए यह परंपरा तोड़ी जा सकती है। रेक्स खुश हो जाता है, वाह क्या बात है। रेक्स बोला, चाचा वाकर, यह आपके और पूर्वज हैं यहाँ? मैंने जवाब दिया, नहीं, ये विताल नहीं है, उनके समय के प्रसिद्ध लोगों की कब्र है। रेक्स ने पूछा, प्रसिद्ध लोग कौन थे वे? यहाँ क्यों दफन हैं? उत्साहित रेक्स को मैंने बोला, अभी बताता हूँ रेक्स आपको। जैसे यह अपने वक्त का बहुत ही प्रसिद्ध आदमी था। कुछ उसे नायक मानते थे और कुछ खलनायक। डायना बोली, अब बताओ भी ना, कौन था वो? मैंने दोनों को हंसते हुए बताया, एक जलदस्यु था। डायना आश्चर्यचकित होकर बोले, जलदस्यु इस गुफा में? कमाल है, पहले विताल से ही जलदस्यु तो तुम्हारे कट्टर दुश्मन हैं। मैंने डायना को बोला, हाँ, जलदस्यु का नाम ही किसी विताल को भड़काने के लिए काफ़ी है, पर यह जलदस्यु एक अपवाद था। जैसे यहाँ पर देखो, इस 13 नंबर का मतलब है 13वां विताल। रेक्स बोला, क्या उन्हें यहाँ दफनाया गया था? डायना ने जवाब दिया, नहीं रेक्स, दफनाया तो उन्हें बाकी वितालों के साथ ही गया था। अमेरिकी क्रांति के कुछ वर्षों बाद बाकी वितालों की तरह वह भी इसी गुफा में पैदा हुआ था। डायना ने किट को बोला, सुना किट, तुम भी इसी परंपरा में आते हो। आज की कॉमिक स्टोरी है 13वां विताल, जिसे लिखा है ली फॉक ने, चित्रांकन किया है साई बेरी ने। भारत में प्रकाशित हुई इंतज़ार कॉमिक संख्या नंबर 405, जो 4 अप्रैल 1982 में भारत में प्रकाशित हुई थी। यह उसका पहला भाग है। यह कॉमिक संडे स्टोरी नंबर 111 है। इस कॉमिक्स का नाम है द वॉल्ट ऑफ मिसिंग मैन, जो 16 दिसंबर 1979 से 1 जून 1980 के बीच में प्रकाशित हुई थी। उसकी माँ अमेरिकन थी। बचपन में ही उसे वहाँ ले जाया गया था। आगे की कहानी, किट भविष्य का 13वें विताल की जुबानी। नाना जी वो कौन है? किट के नाना ने जवाब दिया, राष्ट्रपति जनरल वाशिंगटन है वो। मेरे नाना अमेरिका में प्रमुख व्यक्ति थे, इस कारण मैं बचपन से ही नेताओं से मिलता रहा था। 13वें किट ने बोला, सर क्या आप मुझे चॉकलेट देंगे? मिस्टर जेफरसन? मिस्टर जेफरसन ने किट को बोला, किट यह अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है। मैं बचपन में पतंग उड़ाने में माहिर था, मौज मस्ती वाला बचपन। मैं अमेरिका में पढ़ा लिखा शिक्षित युवक बन गया। मैं वर्तमान समय में सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज था। अब तो आप भी मेरी इस कहानी को पूरा सुनना चाहेंगे ही। मैं आज़ाद अमेरिका में जवान किट भविष्य का 13वां विताल अपने हुनर को चमका रहा था। तलवारबाजी, घुड़सवारी, निशानेबाजी में महारत हासिल कर रहा था। इसी समय मेरी ही उम्र का एक युवक भी अलग तरह की शिक्षा दीक्षा ले रहा था, लूटपाट की तैयारी करता हुआ, जो अपने समय का सबसे बड़ा जलदस्यु बना। जाय लफीते, इनके गिरोह का ठिकाना मिसिसिपी नदी के दलदली इलाके का बर्तारिया में था, जहाँ पर व्यापारी उनसे लूट का माल खरीदते थे। कागज के नोट वहाँ नहीं चलते थे, सिर्फ सोने से लेन देन होता था।
जॉय लतीफ़े जलदस्युओं का राजा और मैं भविष्य का 13वां विताल अपने अपने काम में लगे हुए थे। 19वीं सदी में लफीते का दस्यु दल सारे अटलांटिका पर शासन करता था। यह अमेरिकी जलदस्यु उत्तरी अफ्रीका के बारबेरियन जलदस्युओं को टक्कर देने से भी पीछे नहीं हटता था। सन 1812 एक बार मैं भविष्य का होने वाला 13वां विताल अपने नाना के साथ घूम रहा था। घोड़े पर बैठी एक जवान लड़की को देखते ही मेरे मुंह से निकला, कितनी सुंदर है। तभी उसकी टोपी गिर जाती है। उसको टोपी देते हुए बोला, मेरा नाम केट है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? खूबसूरत लड़की बोली, आप नहीं जान सकते, लेकिन आपका धन्यवाद। क्या मुस्कान है, इससे फिर मिलना ही पड़ेगा। नाना जी आप जानते हैं इसे? नाना जी बोले, छोड़ो उसे केट, वह तुम्हारे लिए नहीं है। वह लड़की बहुत दूर भी नहीं जा पाई थी। उसके गहने लूटने के लिए कुछ बदमाशों ने उसे घेर लिया। मैं उनकी तरफ दौड़ पड़ा। यह देख एक बदमाश बोला, देखो कौन आ रहा है इन्हें बचाने के लिए। मुझे आता देख तीनों बदमाश बोले, इसके कपड़े तो मेरे काम आएंगे। दूसरा बोला, मैं इसके बूट लूँगा। तीसरा बोला, मुझे जो चाहिए मुझे मिल गया। मैंने नाना जी को बोला, आप इनसे दूर ही रहें। एक बदमाश बोला, हमें तो नाना जी की जेब भी खाली करनी है। इन बेचारे बदमाशों को क्या पता था कि उनका सामना वर्तमान समय के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज से हो जाएगा। न वे पकड़ पाए न मार पाए। ये तीनों मेरे सामने टिक नहीं पा रहे थे। ये तीनों आज सोच रहे होंगे कि आज तो इनकी शामत आ गई है। ये देख एक भागने लगा, लेकिन क्या मुझसे बच पाएगा? मैंने उस लड़की की उठने में मदद करी। उसने कहा, पहले आपने मेरी टोपी और अब मेरी ज़िंदगी बचाई। आपका कैसे धन्यवाद करूं? मैंने कहा, सिर्फ अपना नाम बताकर। क्या हम फिर मिल सकते हैं? लड़की बोली, आपका शुक्रिया। मैंने जवाब दिया, यह सब आपके लिए करने में मुझे खुशी हुई। क्या आप मुझे अपना नाम नहीं बताएंगी? लड़की बोली, मुझे क्षमा करें, नहीं बता सकती, पर मैं आपकी आभारी हूँ। अब मुझे जाना चाहिए, अलविदा। मैंने बोला, लेकिन क्यों? नाना जी क्या आप जानते हैं यह रहस्यमय खूबसूरत लड़की कौन है? नाना जी ने मुझे समझाया, हाँ केट, पर तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम उसे भूल जाओ। मैंने बोला, भूल जाऊं दुनिया की सबसे सुंदर लड़की को? और तो और उसके हाथ में शादी की अंगूठी भी नहीं थी। यह कैसा रहस्य है? आप मुझे बताते क्यों नहीं हो नाना जी? नाना जी बोले, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम उससे मिलने की कोशिश करोगे केट, और ये तुम्हारे लिए घातक होगा। एक प्रकार से तुम्हें यह सब नहीं पता होना चाहिए। मैंने बोला, बड़ी अजीब बात है नाना जी, लेकिन मैं मानने वाला कहाँ था? इसे ही तो पहली नज़र का प्यार कहते हैं। कई हफ्ते उसे खोजने के बाद अचानक से एक दिन उसे देखते ही मैंने उसे रुकने का बोला। भागो मत प्लीज़, मुझे आपसे बात करनी है। वो सुंदर लड़की ने बोला, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाए। मैंने उससे कहा, मैं हफ्तों से तुम्हें खोज रहा था, अपना नाम तो बता दो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। बग्गी पर बैठे उसके रक्षक ने मेरे सर पर डंडा मारते हुए बोला, सुना नहीं तुमने? भागो यहाँ से। मैं होने वाला भविष्य का विताल, इनके बर्ताव का यह तरीका मुझे पसंद नहीं आया। मैंने उनकी बग्गी का पीछा करा। बग्गी महल के अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद हो गया, लेकिन मैं मानने वाला कहाँ था? दीवार फांद कर अंदर पहुँचा ही था, जहाँ मेरे स्वागत में लोग इकट्ठा हो गए थे। एक मुझसे बोला, मूर्ख युवक, तुम्हें चेतावनी दे दी गई थी, अब नहीं बचोगे। जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसे ही हो रहा था। पहरेदार बोला, इसे सुना, यह पागल हो गया है। यह सब लड़की देखते ही बोली, उन्हें रोको, उसे कोई नुकसान न पहुँचे। उफ, मेरी चिंता। मैं जवान केट इस अनजान लड़की का पीछा करते हुए यहाँ क्या किसी परेशानी के लिए पहुँचा था? मैंने बोला, पिस्तौल छोड़ो, आदमी की तरह तलवार से लड़ो। वे बोले, तुम ऐसे मरना चाहते हो तो यही सही, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वहाँ ऊपर जेनेट कौन है ये आदमी? मैंने बताया था इसके बारे में। इसने बगीचे में मेरी जान बचाई थी, लेकिन मुझे किसी की मदद की ज़रूरत ही कहाँ थी। मारना मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है, इसलिए हल्का सा घाव कर देता हूँ बस। लड़की बोली, आप उसे बचा लो। वह आदमी बोला, बड़ा नरम दिल है, पर तलवार खूब चलाता है। क्या नाम है इसका? लड़की बोली, उसने किट बताया था। उन्हें रोको, वे उसे मार डालेंगे। लेकिन मैं तो एक अनजान सुंदरी की खोज में जान की बाजी लगाए हुए था। संभल कर कदम बढ़ाओ। तभी एक तेज आवाज़ आई, लड़ाई रोक दो।
आपने मेरी ज़मीन में घुसपैठ की है, इसकी सज़ा मौत है। मैंने जवाब दिया, पर मैं यहाँ एक शांतिपूर्ण काम के लिए आया हूँ, आपके पास खड़ी सुंदरी से शादी करने के लिए। मेरी बात सुन सभी हंस पड़े। एक मुझसे बोला, मूर्ख युवक, तुमने खुद अपनी मौत के दस्तावेजों पर दस्तखत कर दिए हैं। मैंने जवाब दिया, क्या यहाँ किसी सुंदरी से शादी करना अपराध है? सुंदरी के पास खड़े आदमी ने कहा, जानते हो ये सुंदरी कौन है? मैंने जवाब दिया, नहीं, यही पता लगाने आया था। मेरे इरादे पर शक न करें, तुम मूर्ख हो, पर तुमने मेरी बहन की जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, फेंक दो इसे बाहर। मैंने बोला, तुम्हारी बहन? तभी मेरे सर पर एक तेज वार किया और मैं बेहोश हो गया। अच्छा हुआ उन्होंने मुझे ज़ोर से नहीं मारा था। फिर उन्होंने मुझे उठाकर बाहर कर दिया। जॉय, यह ठीक नहीं हुआ, उसने मेरी जान बचाई थी, सिर्फ इसीलिए वह अभी तक जिंदा है। जैनेट, उस रहस्यमय लड़की के महल के बाहर मुझे होश आया। वहाँ से गुजरे एक आदमी से मैंने पूछा, क्या आप जानते हैं यहाँ कौन रहता है? उस आदमी ने जवाब दिया, क्यों नहीं, इस जगह का हर इंसान जानता है। नौजवान, तुम जरा नज़दीक आओ। यह बर्तारिया के शासक का महल है, जलदस्युओं के राजा जॉय लफीते का, और वो उसकी बहन है। यह मेरे लिए एक भयंकर समस्या वाली बात थी। वह सुंदरी जलदस्युओं के राजा की बहन है, और मेरे पूर्वज पहले वेताल से लेकर सभी वेताल जलदस्युओं के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। मेरे बेटे और उनके बेटे मेरा अनुसरण करेंगे। उसकी बहन? मैं उलझन में था। मैं जलदस्यु की बहन से प्यार कर बैठा। मेरी बड़ी समस्या, एक तरफ मेरा प्यार और दूसरी तरफ मेरा पारंपरिक शत्रु जलदस्यु, उसका भाई जलदस्युओं का राजा। मैं शपथ लेता हूँ, मैं हिंसा, अत्याचार, अन्याय का खात्मा करूँगा। मुझे पहले वेताल की ली गई शपथ याद आ रही थी, और फिर मैंने अपनी उलझन भरी समस्या सुलझा ली। वह जलदस्यु नहीं है और मैं अभी वेताल नहीं हूँ, उससे मिल सकता हूँ मैं। नाना जी, सब जानते हैं लफीते जलदस्यु है, तो वो खुलेआम रह कैसे रहा है? नाना जी ने जवाब दिया, रिश्वत के बल पर। लेकिन तुम उस लड़की से नहीं मिलोगे, वे तुम्हें मार देंगे। अगर मैं उससे नहीं मिला तो उससे शादी के लिए कैसे कहूँगा? नाना जी मेरी बात सुन अचंभित हो गए। इस बीच जॉय, उसने मेरी जान बचाई थी, और वह भी बड़ा अच्छा भला युवक है। जॉय बोला, अच्छा भला युवक होना काफ़ी नहीं है मेरी बहन, तुम्हारे लिए मैंने कुछ और सोच रखा है। एक रात जब सुंदरी मुझ अजनबी सुंदर युवक के बारे में सोच रही थी, उसका नाम केट है, बस मुझे उसके बारे में इतना ही पता है। इतना सुंदर, इतना प्यारा, पता नहीं वो कौन है, क्या मैं कभी जान पाऊंगी? अचानक से वो पीछे मुड़ी और हमारी नज़रें एक दूसरे से मिली। ओह, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, किसी ने देख लिया तो? मैंने उसे बोला, जेनेट, तुमसे मिले बगैर दोस्ती कैसे कर सकता हूँ? क्या हम बगीचे में घूमने चले? मेरी इच्छा है हम साथ में नाचें, या तुम जो चाहो। काश यहाँ मैं अपना गिटार आपके लिए लेकर आता। जेनेट बोली, किट, तुम्हारा नाम तो रोमियो होना चाहिए था। मैंने जेनेट को बोला, और तुम्हारा जूलियट? जानती हो, मेरे पूर्वज ने शेक्सपियर के समय पहली जूलियट की भूमिका निभाई थी। सच में? क्यों मजाक कर रहे हो? मैंने जेनेट को बोला, सच, उन दिनों नाटकों में आदमी ही औरतों की भूमिका निभाते थे। जेनेट ने मुझसे पूछा, किट, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? मैंने जवाब दिया, बहुत दूर, एक अद्भुत जगह का। उम्मीद है एक दिन तुम देखोगी। क्या हम किसी और जगह मिलें? जेनेट बोली, मैं कोशिश करती हूँ। तभी जेनेट का भाई जॉय आ गया। मैंने कहा था मेरी बहन से दूर रहना, तो भी जिंदा छोड़कर मैंने गलती की थी, और जॉय लतीफ़े कभी गलती दोहराता नहीं। जेनेट ने अपने भाई को रोकना चाहा। जॉय रुको! जॉय लफीते चिल्लाया, कुत्ते के पिल्ले, मैं तुझे मार डालूंगा। मैंने आराम से बोला, कोशिश करके देख लें सर, थोड़ी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी आपको। हम दोनों की तलवारों की आवाज़ रात की खामोशी को भंग कर रही थी। जल्दी से सम्राट, देखते हैं कौन किसको मारता है। और मैंने जॉय लतीफ़े की तलवार गिरा दी। हम दोनों की तलवारों के टकराने की आवाज़ सुन जॉय के जलदस्यु साथी लफीते की मदद को दौड़े।
हम फिर मिलेंगे जेनेट। मैं किसी को मारता नहीं, खासकर मेरे होने वाले साले को। सभी को अलविदा। क्या मैं लफीते के चंगुल से बच पाया? क्या मैं जलदस्यु सम्राट जॉय का मुकाबला कर पाया? क्या मैं अपनी भावी पत्नी से मिल पाया? मिलते हैं रहस्यमय रोमांटिक अगले अंक में। 13वें ताल भाग 2। तब तक के लिए विताल चलता फिरता प्रेत का अलविदा।